Hello students, welcome to our online classes. So we were doing chapter 7 respiration in flora and fauna. So respiration के बारे में हम पढ़ रहे थे. respiration के बारे में अब तक हमने पढ़ लिया है. ब्रीदिंग जो होती है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जो सेल रेस्पिराई करता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और इससे पहले हम जो डिफरेंस आया था एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बीच में वो हम देख चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंबस्शन एंड रेस्पिरेशन. कंबस्शन क्या होता है? जब भी कोई चीज़ जलती है उसको जब जलना होता है, दहन होता है उसको कंबस्शन बोलते हैं. और रेस्पिरेशन जो है हमारा पूरा प्रोसेस होता है कि सेल जो है एनर्जी को वो करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. सो लेट्स सी इन दिस वी गोइंग टू स्टार्ट इट. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबस्शन. जलने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? कंबस्शन बोला जाता है. व्हेन वी बर्न पेट्रोल और वुड ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ. जब भी हम किसी पेट्रोल को जलाएंगे, वुड को जलाएंगे, तो उसके साथ क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगी? यूज़ होगी और हमको बदले में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. और ये जो एनर्जी हम जो प्रोड्यूस होगी किसी भी चीज़ को बर्न करने पर, वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? हीट या लाइट के फॉर्मेट में वो प्रोड्यूस होगी. वो एनर्जी या तो लाइट जनरेट होगी या हीट जनरेट होगी या दोनों जनरेट होंगी. वो जो एनर्जी जनरेट होगी समटाइम्स सिमिलर हैपन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के टाइम भी कभी कभी ऐसा ही कुछ होता है. लेट अस लुक एट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेस. अब इन दोनों प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है? कंबस्शन के टाइम पे लाइट और हीट जनरेट हो रही है और रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी भी जनरेट, उसके टाइम पे भी एनर्जी जनरेट हो रही है. मतलब दोनों में एनर्जी जनरेट हो रही है और दोनों के अंदर ये ऑक्सीजन यूज़ आ रही है. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी तो होगी कि दोनों के अंदर जो है ऑक्सीजन यूज़ आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और एनर्जी जनरेट हो रही है. ये तो इनका जो है सिमिलर पॉइंट हो गया. अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, अलग क्या है दोनों की? कंबस्शन और रेस्पिरेशन को हम अलग अलग कैसे माने? सो इसके लिए हमारे पास डिफरेंसेस गिवन है. सो लेट्स सी. कंबस्शन इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस. कंबस्शन है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है. किसी भी चीज़ को आप जलाओगे फटाफट से वो जला के उसका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. रेस्पिरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस है. रेस्पिरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर होती है, बहुत स्लोली होती है. जितना फास्ट कंबस्शन होता है उतना फास्ट जो रेस्पिरेशन नहीं होता है. इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर. कंबस्शन है वो हाई टेम्परेचर पे होता है. बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब जाके कंबस्शन होगा, आपका जलेगी कोई चीज़. और जबकि रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन अकर्स एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हो जाती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, हमारी बॉडी में हो जाती है. इन कंबस्शन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. कंबस्शन के अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी हीट और लाइट के फॉर्मेट के अंदर. वेर एज इन रेस्पिरेशन दो हीट इज़ रिलीज्ड, भले ही हीट निकलती हो, लाइट इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. लेकिन फिर भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब रोशनी नहीं निकलती है, गर्मी निकलती है. एनर्जी जो है गर्मी के फॉर्मेट में निकलती है, रोशनी के फॉर्मेट में नहीं निकलती रेस्पिरेशन में. जबकि कंबस्शन में जो है हीट एंड लाइट या फिर बोथ जो है फॉर्मेट में ये जो है एनर्जी रिलीज हो सकती है. इन कंबस्शन एंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. कंबस्शन की प्रोसेस में कोई भी एंजाइम नहीं है. कोई भी लकड़ी ली उसके ऊपर आपने आग, सूखी लकड़ी है तो इजीली वो जलेगी तो उसके लाइट और हीट है, वो एनर्जी का फॉर्मेट है, वो रिलीज़ होगा, वो प्रोड्यूस होगा. जबकि अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज़ कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है एंजाइम्स के थ्रू कैटलाइज की जाती है. उसको जो है स्पीडअप करने के लिए एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो कि हमने जो सेलुलर रेस्पिरेशन की टर्म आई थी उसके अंदर हमने देखा था, पढ़ा था. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन. अलग अलग टाइप के इंटरनल रेस्पिरेशन जो है हम देखने वाले हैं. सो ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम करते हैं उसके बारे में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा. जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, जो हमारी सेल के अंदर होता है, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम बहुत कम जानते हैं. अब तक तो हम पढ़ते हैं कि सिर्फ ब्रीद करना ही रेस्पिरेशन होता है, बट एक्चुअली ब्रीदिंग सिर्फ एक स्टेज है रेस्पिरेशन की. उसके आगे भी रेस्पिरेशन का जो है पूरा प्रोसेस कंटिन्यू चलता है. सो लेट्स सी. Different type of internal respiration. Respiration is primarily of two types: anaerobic respiration and aerobic respiration. जो है respiration है mainly two types का बताया है. internal respiration जो है anaerobic respiration and aerobic respiration. अब ये aerobic और anaerobic respiration के बारे में I think थोड़ी सी डिटेल्स आपको 6th क्लास में मिली थी, but we will continue here also. So first is anaerobic respiration.
द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ नहीं आती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, वो कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया परफॉर्म दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए यीस्ट हो गया या छोटे छोटे कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो इस तरह का रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि उनको जो है रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिना ऑक्सीजन के कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, जो भी यीस्ट है या कुछ बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स या फिर जो है एनारोब्स बोलते हैं उनको। वी हैव हियर उनको एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या फिर उनको क्या बोला जाएगा? एनारोब्स बोला जाएगा। वी हैव हियर उनको जो बैक्टीरिया और यीस्ट है उनको एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स या एनारोब्स बोला जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब हमने पढ़ा था जब एनर्जी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर जो है हमारे पास जो है फूड पार्टिकल्स होते हैं और ऑक्सीजन के साथ यूज़ होने के बाद कुछ एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर जो है वो बनता है जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मतलब उसके अंदर से ऑक्सीजन मिसिंग होता है उस रिएक्शन में, तब क्या होता है? तब हमारे पास सिंपल वाटर ना बन के इथाइल अल्कोहल बनता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन तो है ही नहीं और ऑक्सीजन में एक वो जो है वाटर मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है। सो इथाइल अल्कोहल जो है बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी जो है रिलीज होती है। द केमिकल इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ एज फॉलोज। जैसे हमने पहले जो है रेस्पिरेशन की जो फॉर्म केमिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, वैसे केमिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी है। शुगर है, शुगर किस में कन्वर्ट होगी? शुगर ही थी, वो डाइजेस्टेड फूड को शुगर के फॉर्मेट में लिख रहे थे हम, ग्लूकोज वाला। इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। अब इसमें एनर्जी लेस बनेगी। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उससे कम एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है वो कम है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी भी कम बनेगी, कम रिलीज़ होगी। नेक्स्ट वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉमन रेस्पिरेशन, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाई लेवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कॉमनली। मोर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन इसमें यहाँ हमको पता है ऑक्सीजन पहले से इन्वॉल्व है, तो इसलिए एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे ज़्यादा जनरेट होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रेस्पिरेशन। और इसको अगर हम केमिकली इसको डिस्क्राइब करें तो उसके अंदर शुगर होगी, शुगर के साथ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होगा और उसके बाद क्या बनेगा? हमारे पास CO2 बनेगी, H2O बनेगा और एनर्जी बनेगी। जो हमारी कॉमन रेस्पिरेशन वाली केमिकल रिएक्शन थी, सेम वैसा ही बनेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो अकर्स इनसाइड और बॉडी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अगर बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ छोटे बैक्टीरियाज या छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में नहीं होते, बल्कि हमारी बॉडी में, यानी कि ह्यूमंस की बॉडी में भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। अब वो कब होते हैं, कौन सी कंडीशन में होते हैं? लेट्स सी। डिस्कस विगरस एक्सरसाइज और फास्ट रनिंग, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जब भी हम बहुत तेज वाली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर बहुत फास्ट रनिंग कर रहे होते हैं, तब हमारे को जो है एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी बिकम्स इनसफिशिएंट। लेकिन हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन सांस तो हम उसी रेट से ले रहे हैं, या फिर थोड़ी सी रेट ज़्यादा भी हो गई तो हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ी नहीं है, वो सिर्फ 2-3% बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जितनी एनर्जी हमको चाहिए उतनी एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमको उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। तो ऑक्सीजन कम हो गया तो मतलब जो एनर्जी, जो ऑक्सीजन कम हो गया तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो नहीं हो पाएगा। कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। अब हमको एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, ऑक्सीजन कम मिल रहा है लेकिन एनर्जी तो एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन तो होगा, लेकिन एनर्जी ज़्यादा देने के लिए रेस्पिरेशन होगा, लेकिन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यानी कि ऑक्सीजन कम होगा, तो थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और थोड़ा सा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। मसल सेल्स स्टार्ट रिस्पायरिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे मसल सेल्स हैं वो ऑक्सीजन के बिना ही जो है रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं।
इन मसल्स हावेवर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ एथिल अल्कोहल। अब जो नॉर्मल जो है नॉर्मल छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जनरेट होते हैं। लेकिन जब हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब उसमें जो है एथिल अल्कोहल की जगह कौन सा जो है एसिड जनरेट होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। The chemical reaction for this anaerobic reaction is as follows। So हमारी मसल्स में होने वाले जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और ऑब्वियसली यहाँ भी एनर्जी है थोड़ी कम ही मिलती है देन नॉर्मल रेस्पिरेशन, देन एरोबिक रेस्पिरेशन। द इक्वेशन फॉर दिस रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। अब इस रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या हो गई, शुगर है वो ऑक्सीजन के साथ जनरेट होगा, सॉरी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगी। और एनर्जी क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब एनर्जी क्या बनती है, ज़्यादा बनती है। जबकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है तो एनर्जी कम बनती है देन नॉर्मल रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। Next we have difference between aerobic and anaerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या अंतर होता है वो यहाँ पे हम इसमें देखेंगे, मेन जो भी डिफरेंसेस हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है एरोबिक, तभी इसको एरोबिक बोलते हैं। एनारोबिक इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो इनकी डेफिनेशन में ही आ गया। एरोबिक रेस्पिरेशन, फूड ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीजिंग एनर्जी। अब जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर जो फूड जो होता है, फूड कंपोनेंट जितने भी होते हैं जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। और टूट के क्या बनाते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और रिलीज़ क्या करते हैं, वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड होता है जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है इज पार्शली ब्रोकन डाउन, तो पार्शली टूटता है, सिर्फ कुछ हिस्सा उसका टूटता है, पूरी तरह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जबकि यहाँ पे एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी तो रिलीज़ होती है। अब यहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है जबकि यहाँ एनर्जी कम रिलीज़ होती है। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज रिलीज। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा एनर्जी ज़्यादा लेवल में, ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होगी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी है, कम एनर्जी है, वो रिलीज़ होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा आई होप। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन नेचर। अब रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बाकी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए एनर्जी मिलती है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्लांट्स इज़ यूटिलाइज्ड। और ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो सोलर एनर्जी है जो कि प्लांट्स ट्रैप कर लेते हैं वो हमारे काम में आती है, बाकी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म उनके काम में आती है। प्लांट्स से सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं अपने अंदर और फूड के फॉर्मेट में उसको जमा कर देते हैं और वो फूड हमारी बॉडी में जाके रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, काम में लेती है। The energy released during the respiration help us perform all the vital activities of our body। अब ये जो एनर्जी रेस्पिरेशन की वजह से रिलीज़ हुई है वो हमको पूरे दिन जो हमारे जो वाइटल एक्टिविटीज़ है, जो हमारे लिए हमारी लाइफ को चलाने वाले कुछ काम हैं, एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी जो करती है उनको परफॉर्म करने में ये एनर्जी हमारी हेल्प करती है। Some part of this energy transform to heat which keeps the body of all warm-blooded animals warm। और इस एनर्जी का कुछ हिस्सा है हमारी बॉडी को गर्म रखने के अंदर काम में आता है क्योंकि हम हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, वार्म ब्लडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आते हैं। मतलब हमको जो है गर्मी में गर्मी लगती है और ठंड में हमको ठंड लगती है, हमको वार्म चाहिए उस ठंड से बचने के लिए। तो हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन बींग्स भी, तो ह्यूमन बींग्स भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए एक हिस्सा तो उस एनर्जी का हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए चला जाता है और दूसरा हिस्सा बाकी का जो बचा हुआ है वो हमारी जो जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ है, लाइफ एक्टिविटीज़ है, हमारी बॉडी जो करती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी, हमारा माइंड भी वर्क करता है, हमारी बॉडी पूरी एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं, हमारी लिम्स वगैरह हैं, हाथ वगैरह हैं, वो भी वर्क करते हैं।
हमारी बॉडी है उसको फूड डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है, हमारा हार्ट है वो जो है धड़कने के अंदर भी जो उस एनर्जी को यूज़ करता है। तो बाकी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उस एनर्जी उससे का होते हैं सारे, और कुछ हिस्सा एक थोड़ा सा हिस्सा है हमारी बॉडी को वार्म रखने के अंदर उस एनर्जी का जाता है। सो ये था ह्यूमन बींग्स के अंदर या नॉर्मल जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये वाला हिस्सा था। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करने वाले हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या ह्यूमन बींग जैसे ही होता है या फिर कोई और अलग तरीका होता है। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।